Hello, good morning, my dear friends and all my dear friends. Welcome to all of you. In this video, we are learning about solar system, and you have already known about the universe in the last previous two videos. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या है? तो वे सभी आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जिनका एक अपना समूह बनता है, उनका जो समूह बनेगा आकाशीय पिंडों का, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, गोल गोल अपना घूम रहे हैं, वही समूह को क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। तो जो आकाशीय पिंड में जैसे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं, उल्का पिंडों और ऐसे उपग्रह भी होंगे, और ऐसे कई भी आकाशीय पिंड होंगे जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये जितने भी आकाशीय पिंड हैं, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो धूमकेतु हो, उल्का पिंड हो, ये सभी सूर्य के चारों चक्कर क्यों लगाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य में एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, कोई भी वस्तु, हमारे ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे छोटे छोटे गोलक होंगे जो कि सूर्य के चारों चक्कर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं। तो सभी क्यों नहीं लगा रहे हैं? कुछ लगा रहे हैं, कुछ नहीं, क्योंकि वो सूर्य के आसपास हैं, वो लगा रहे हैं, लेकिन जो आसपास में नहीं है वो वहां पे उससे दूर है, तो उसके ऊपर उसका सूर्य का जो अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। और जो उसके नजदीक है, सूर्य के नजदीक, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है और उसे क्या कर रहा है? मूव हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपके हाथ से कोई भी वस्तु अगर आप गिराते हैं या छोड़ देते हैं तो डायरेक्ट नीचे चला जाता है, नीचे गिर जाता है, या फिर आप किसी भी बॉल को आप ऊपर फेंकते हैं तो फिर नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में एक अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने में समर्थ होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर जाते हैं जो व्यक्ति, जो भी साइंटिस्ट जाते हैं, तो अपने शरीर से ज्यादा अपने शरीर में एक वजन लेकर चलते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा का वजन होता है वहां पे मनुष्य का 1/6 भाग होता है, इसलिए अपने 6 गुना भाग ज्यादा वहां पे लेकर चलना पड़ता है, भारी वजन, ताकि उसका दबाव वहां पे क्या रहे? बना रहे। नहीं तो मनुष्य वहां पे एक बैलून की जैसा वहां पे हवा में उड़ जाएगा। जैसे अगर एक दिन चलेगा तो उसका ऊपर क्या होगा? पैर ऊपर ही रह जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे है ही नहीं। इसलिए वजन को कायम रखने के लिए, अपनी कदम को कदम से मिलाए रखने के लिए वजन को लेकर चलना पड़ता है। तो अब हम लोग चलते हैं कि सोलर सिस्टम, सौर मंडल क्या है। ठीक है, कहता है कि सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले वैसे आकाशीय पिंड जो कि क्या है? विभिन्न ग्रह, उपग्रहों, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों का जो समूह बनेगा, उन्हीं समूह को क्या कहा जाता है? एक सौर मंडल कहा जाता है। तो हमारा एक अपना सौर मंडल है जो किसमें है? एक मंदाकिनी में। हमारा भी एक मंदाकिनी है जिसका नाम आकाशगंगा है। मैंने लास्ट वीडियो में जो पार्ट नंबर 2 था उसमें मैंने बताया कि हमारे सौरमंडल का भी एक अपना मंदाकिनी है जिसका नाम आकाशगंगा है। और वैसे हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे मंदाकिनी हैं, अरबों, मैंने बताया था 100 अरब से भी ज्यादा मंदाकिनी है। प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे से भी ज्यादा हैं। तो अब ये देखना है कि जो ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसे सबसे पहले खोजने वाले या देखने वाले कौन थे? ये साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे जानना है। तो मैंने यहाँ पे बताया नहीं, लेकिन अब मैं बता देता हूँ कि सोलर सिस्टम का खोजकर्ता कौन थे। सोलर सिस्टम के खोजकर्ता कौन? तो जिनका नाम है निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने, इन्होंने ही अपनी एक सोलर सिस्टम जो है इसे खोज किए थे। निकोलस कोपरनिकस, इन्होंने ही हमारी अपनी ये जो सौरमंडल है जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, तो इसी सौरमंडल का खोजकर्ता कौन है? निकोलस कोपरनिकस। तो इन सभी बिंदुओं को अच्छी तरह से याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सौरमंडल का खोजकर्ता कौन है, तो आप जवाब देंगे निकोलस कोपरनिकस। अब है नेक्स्ट पॉइंट, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है
कहता है कि सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, मतलब कि जो सौरमंडल है उसमें सबसे अहम योगदान किसका है, तो सूर्य का है। किसका है? सूर्य का सबसे योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि अगर सूर्य नहीं रहेगा तो पूरी जितने भी इसके चारों चक्कर लगा रहे हैं, जितने भी आकाश से पिंड है, सभी ब्रह्मांड में इधर उधर हो जाएंगे। तो सोचिए अगर सूर्य नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी पर कार्य करेगा? जो बीच में यहाँ पे सूर्य है, इसके चारों चक्कर लगाने वाले उपग्रह, ग्रह, उल्कापिंड जितने भी हैं, कार्य करेगा? नहीं करेगा। सन है तब ये है इसके चारों ओर। अगर सन नहीं जिस दिन खत्म हो गई तो ये समझिएगा हमारा भी ये क्या होगा, सोलर सिस्टम का भी विनाश हो जाएगा। लेकिन हाँ, सभी जितने भी ब्रह्मांड में हैं वस्तु या जो भी, सभी का एक आयु निश्चित है, सभी को एक न एक दिन खत्म होना है। इसलिए सूर्य भी एक दिन क्या होगा, खत्म होगी, उसकी भी एक अपनी आयु है। तो मैं जब सूर्य के बारे में बताऊंगा तो आगे सूर्य की आयु बताएंगे। तो अब यह देखेंगे कि समस्त सौरमंडल के आकाशीय पिंडों के लिए, जितने भी हमारे सौरमंडल में आकाशीय पिंड हैं, सभी के लिए ऊर्जा के लिए जो है एकमात्र स्रोत है, वह कौन है? वह है मात्र सूरज। सूरज ही एक ऊर्जा देने वाला है, सूरज के अलावा और कोई नहीं दे सकता है। मतलब कि सूर्य ही सबको क्या करता है, लाइट देता है, स्रोत देता है। अब कहेंगे सर कि रात को तो चंद्रमा भी तो देता है, इसे भी तो हमें लाइट मिलती है। तो ये चंद्रमा लाइट देता है, सही है, लेकिन इसका जो है अपना प्रकाश नहीं है, ये खुद का प्रकाश नहीं दे रहा है, ये प्रकाश किसी दूसरे से ले रहा है। अब किससे ले रहा है? तो इसको कौन देने वाला है? और कोई तो है नहीं आकाश में पिंड ऐसा हमारे सोलर सिस्टम में है देने वाला, सिर्फ तो ये सन से लाइट लेकर क्या करता है, रात को हमें लाइट देता है। मतलब कि ये दिन में चार्ज होता है और हम लोग को लाइट देता है। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट पॉइंट। तो कहेंगे क्या ये चंद्रमा भी चार्ज होता है? तो जी हाँ, ठीक है। अगर दिन को ये लाइट नहीं देगा तो वो रात को क्या होगा? तो कहेंगे अगर कि सर जिस दिन अगर बादल रहती है और सूर्य वहां पे उगता नहीं है, नहीं दिखाई देता हम लोग को, तो वो ये चंद्रमा को लाइट दे पाता है? तो भाई हम लोग को नहीं दिखता है, लेकिन वो तो आपस में लाइट तो आदान प्रदान कर रहे हैं, वो जारी है, वो रुकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो ब्रह्मांड में है और ये बादल हमारे अपनी पृथ्वी पे है। ठीक है, हमारे ये बादल जो देखते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर है। ठीक है, और ये सन है और यहाँ पे मून है, वो अपना ब्रह्मांड में है, पृथ्वी के बाहर। इसलिए ये दोनों आपस में लाइट को क्या करेंगे, आदान प्रदान कर सकते हैं और लेते भी हैं। इसलिए अगर दिन में सूर्य दिखा भी नहीं फिर भी ये रात में लाइट देगा। क्यों? क्योंकि इसे दिन में लाइट उसे मिल रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि एक अगला है प्लेनेमस। प्लेनेमस एक सौरमंडल का ऐसा समूह है, पिंडों का समूह जो कि एक समान दिखने वाला है। ठीक है, प्लेनेमस सौरमंडल के बाहर से एक समान दिखने वाले पिंडों का एक समूह है। यहाँ पे इसका समूह है जिसमें दो पिंड होते हैं जो कि एक जैसा दिखता है, दोनों एक प्रकार का लगता है। अब है नेक्स्ट सूर्य। अब हम यहाँ से आपको बारी बारी से आप सभी की विशेष जानकारी यहाँ से मिलेगी। सन है, फिर प्लानेट की बात करेंगे तो प्लानेट में सभी 1 बाय 1 करेंगे। जैसे में आएगा बुध आएगा, जो मरकरी है, शुक्र, ठीक है, जितने भी ग्रह हैं सभी की हम चर्चा करेंगे एक एक करके डिटेल से। तो सूर्य ये क्या है? तो सौरमंडल का प्रधान सूर्य है। मैंने अभी यहाँ बताया था कि सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है। तो प्रभुत्व है तो मतलब वो क्या है? प्रधान है, मुख्य है, मुखिया है। ठीक है, सौरमंडल का मुखिया कौन होगा? सूर्य है। और यह आकाश गंगा मंदाकिनी, जो हमारा आकाश गंगा है मंदाकिनी, इसके केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, 30,000 प्रकाश वर्ष केंद्र से दूरी पर है और एक कोने में स्थित है। तब ये प्रकाश वर्ष मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। प्रकाश वर्ष क्या है? तो एक साल में प्रकाश की तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक साल में प्रकाश जितनी तय दूरी करेगी
उसी डिस्टेंस को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा कि ये 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर है, जो कि एक कोने में स्थित है। कहां से? आकाशगंगा मंदाकिनी के केंद्र से दूर पर है। कितनी दूरी पर? तो 30,000 प्रकाश वर्ष। कितनी इसकी यूनिट है? 30,000 प्रकाश वर्ष बोलेंगे। अब है नेक्स्ट आपका सूर्य जो आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। ठीक है, सूर्य जो आकाशगंगा की परिक्रमा करता है किस गति से? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में इसकी चाल होती है 250 किलोमीटर। कितनी चाल है? प्रति सेकेंड 250 किलोमीटर। ओके, तो अब इस गति से कर रहा है और उसे पूरा करने में, उसे कंप्लीट करने में इस गति से उसे चल रही है और उसे पूरा करने में कुल 25 करोड़ वर्ष लगती है। कितना समय लगता है उसमें? 25 करोड़ वर्ष। कितना समय लग रहा है? 25 करोड़। और यही 25 करोड़ वर्ष को ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है, कॉस्मोस ईयर। ब्रह्मांड ये वर्ष कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कॉस्मोस ईयर कहते हैं। आप कहेंगे क्वेश्चन अगर कहा जाए कि ब्रह्मांडीय वर्ष किसे कहते हैं, कॉस्मोस ईयर से आप क्या समझते हैं? तो जब सूर्य के द्वारा आकाशगंगा की पूरी परिक्रमा करने में जितना लगा समय, उसे ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है। When the sun revolves whole the Milky Way, in which we time included is called cosmos year. आकाशगंगा का पूरा चक्कर करने में, परिक्रमा करने में जितना साल वर्ष समय लगता है, ये एक सेकंड में लग रहा है, लेकिन उसे पूरा करने में टाइम कितना लग रहा है? 25 करोड़ वर्ष। और यही 25 करोड़ वर्ष क्या कहलाता है? कॉस्मोस ईयर। मतलब अगर क्वेश्चन अगर आ जाए, पूछा जाए एक कॉस्मोस ईयर बराबर क्या होता है? कॉस्मोस ईयर बराबर, तो क्या बोलेंगे? 25 करोड़ वर्ष ईयर। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस पर आता है कि 1 प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बराबर क्या होगा? 1 लाइट ईयर बराबर क्या होगा? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड। ये है प्रकाश वर्ष की चाल। 1 लाइट ईयर बराबर इतना होता है। तो इतना का दूरी अगर तय करेंगे तो क्या होगा? अब सॉल्यूशन करने पर ये है। तो अब सीधे हम जानेंगे कि ये जो देख रहे हैं कॉस्मोस ईयर है। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इसमें सूर्य का मध्य भाग को घूर्णन करने में, 25 दिन का समय लगता है। 25 दिन का समय दिन, जबकि ध्रुवीय भाग को पूरा करने में 35 दिनों का समय लगता है। कितने दिनों का समय लगता है? 35 दिनों का समय लगता है। सूर्य का मध्य भाग, जो बीच का भाग है, घूर्णन करता है 25 दिन में, और उसका ध्रुवीय जो भाग होता है उसे 35 दिनों में एक घूर्णन कंप्लीट करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे कि सूर्य का निर्मित किन किन तत्वों से है। तो सूर्य, मैंने आपको सूर्य के बारे में फर्स्ट वीडियो में मैंने बता चुका था। वहां पे बताया था कि सूर्य जो है एक आग का गोला है। जी हाँ, सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है, गैस का, जिसमें सर्वाधिक हाइड्रोजन की मात्रा होती है और उसके बाद हीलियम, फिर उसके बाद अन्य तत्व उसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन एक क्या है? ज्वलनशील गैस है, और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की मात्रा, जिसकी मात्रा वहां पे 21%, एंड हीलियम जो है उसकी मात्रा 26.5%
और अन्य तत्व की मात्रा 2.5% होती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अब सूर्य की नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया था कि सूर्य का जो है क्या, सूर्य निर्मित है विभिन्न गैसों के मिश्रण से। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व मिले हुए हैं। इसमें अन्य गैस का मिश्रण है, तो जिसमें हाइड्रोजन है 71% और हाइड्रोजन एक क्या है, ज्वलनशील तत्व है, ज्वलनशील गैस है। जैसे ही ये खुली हवा में आता है तो वो क्या होता है, जल उठता है। इसलिए तो सूर्य में सम्मोहित होकर वो क्या होता है, जलते रहता है हमेशा, कभी भी वो बुझने का काम नहीं करता है, वो हमेशा जल रहा है। सूर्य क्या कभी, हम लोग जानते हैं क्या कि सूर्य डूब गया, सूर्य उग गया, ऐसा कभी नहीं होता है। सूर्य हमेशा उगा हुआ है और हमेशा उगा ही रहेगा। ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन रात होती है, तो जिसके कारण अभी हम लोग देख रहे हैं तो सूर्य ये क्या है, दिन है, और जिधर नहीं है तो शाम है, रात है। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा कि किधर शाम और किधर दिन होगा, कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम पृथ्वी की बात करेंगे। ओके, तब आप देखेंगे कि सूर्य जो है एक गैसीय गोला है, गैस का गोला का गैसीय के मिश्रण है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 71% और हीलियम की क्वांटिटी यहाँ पे कितना है 26.5 और अन्य तत्व है 2.5%। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग कि सूर्य का जो सेंटर है, केंद्र है, उस भाग को क्रोड कहते हैं। उस भाग को क्या कहते हैं, क्रोड, जिसे इंग्लिश में कोर कहा जाता है, और उसका तापमान 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। सेंटर का तापमान 1.5, जो सूर्य है यहाँ पे मान लिया जाए सूर्य है और इसका बीच का तापमान, सेंटर ये है, इसका तापमान 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस में। ठीक है, और बाहरी सतह का तापमान, बाहर का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। जो बाहर का तापमान है, बाहरी सतह का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 टेम्परेचर है बाहरी सतह का। ओके, तो अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक में कि सूर्य की दीप्तिमान सतह, जो दीप्तिमान सूर्य की होती है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल, जिसे इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहते हैं। और इसके किनारे मतलब जो ये दीप्तिमान है, प्रकाशमान नहीं होते हैं, प्रकाश मंडल के जो किनारे होते हैं उसे प्रकाशमान नहीं होते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे में प्रकाशमान नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, ऐसे कारण क्योंकि जो सूर्य का जो वायुमंडल है उसमें जितने भी प्रकाश होते हैं सभी को अपने अंदर अवशोषण कर लेते हैं, सभी को अपने अंदर टान लेता है। और जब वो टान लेगा तो उसे जो कहेंगे वर्णमंडल कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्णमंडल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉस्मोस्फेयर। क्या कहते हैं, कॉस्मोस्फेयर। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, कॉस्मोस्फेयर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। ओके, तो अब है सूर्य की आयु के बारे में। सूर्य की आयु जो है, इसकी उम्र 5 बिलियन वर्ष है। कितना वर्ष है, 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष है। अब आप समझेंगे कि इसे तो कुल आयु अगर ज्ञात किया जाए तो एक रियल नंबर में बताएं कितना है। तो आप जानते हैं कि 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो मिलियन के बाद 10 मिलियन आता है, 10 मिलियन के बाद फिर 100 मिलियन आएगा, 100 मिलियन के बाद फिर आता है बिलियन आता है। बिलियन यहाँ पे आया तो आप समझिए कि यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मिलियन के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद क्या होता है हम लोग सिस्टम में, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। 10 लाख के बाद आता है करोड़, फिर ये क्या होगा 10 करोड़, और ये क्या होगा अरब। हम लोग का ये सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में अरब है, मतलब 1 बिलियन बराबर 1 अरब होता है। कितना होता है, 1 अरब, मतलब 5 बिलियन है तो 5 अरब वर्ष है। सूर्य की आयु कितनी, 5 अरब वर्ष। ओके, तो ये सभी
इंटरनेशनल सिस्टम में ये वर्ड का यूज किया जाता है, मिलियन, बिलियन। अब है सूर्य का व्यास। सूर्य का जो व्यास है 13,92,000 किलोमीटर होता है, जो कि पृथ्वी से 110 गुना ज्यादा है। आई बात समझ में? सूर्य का व्यास का बात किया जाता है तो पृथ्वी से अगर तुलना किया जाए तो पृथ्वी से 110 गुना ज्यादा है, और इसका व्यास कितना होगा? 13,92,000 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे, आई बात समझिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में आपका है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से अगर आकार में देखा जाए कि उससे कितनी बड़ी है। जब व्यास बड़ी है तो अधिक है तो आकार भी बड़ा होगा सूर्य का। पृथ्वी नहीं, पृथ्वी क्या है? आकार में छोटा, व्यास में छोटा। ठीक है, तो इसका जो पृथ्वी से उसकी गुना है 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा है। 13 लाख ज्यादा बड़ा है, 13 लाख गुना, 1-2 गुना नहीं। जैसे 2 का गुना है 4। अगर किसी के पास 3 रुपया है और इसके पास 6 रुपया है तो कहेंगे कि क्या इसके पास कितना ज्यादा है? तो इससे दुगना है। दुगना मतलब 2 गुना, मतलब 3 का दुगना कितना? 6। इसी प्रकार से अगर पृथ्वी की भार जितना है तो उससे 13 लाख ज्यादा गुना है सूर्य का भार। ठीक है, सूर्य का आकार। अब नेक्स्ट है आपका सौर ज्वाला। जो सौर ज्वाला है सूर्य के उपरांत में, तो उसे उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव का सौर ज्वाला है। ओके, अब आपको नेक्स्ट पॉइंट मैं बताता हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है, यहाँ पे समझिएगा, सूर्य में एक काले धब्बे को देखने को मिलता है। अब जब कभी गौर कीजिएगा, ऐसे तो सूर्य को अपनी आंखों से देखना इम्पॉसिबल है, लेकिन सूर्य में एक काले धब्बे को दिखाई प्रतीत होता है। और वो काला धब्बा जो होता है, काला धब्बा जो होता है चलते हुए प्रतीत होता है। जब वो परिक्रमण होता है, घूमता है, तो ये कभी काला धब्बा उगता है और कभी ये डूब जाता है, मतलब ये खत्म हो जाता है। तो ये दोनों प्रक्रिया होती है 22 डेज में। काले धब्बे को बनना और मिटना दोनों कितना दिन में होगा? 22 दिन में, जिसमें 11 दिन में ये बनेगा और 11 दिन में फिर खत्म हो जाएगा। 11 दिन में बनेगा, फिर 11 दिन में समाप्त हो जाएगा ये काला धब्बा। किसका? तो सूर्य के जो भाग में होंगे। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको अब यहाँ से इसके जो सौरमंडल है और पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ से मैं प्लैनेट की बात करूंगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।